Dear students, Assalamu alaikum. I hope you will fine. प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब बहरियत से होंगे। आज हम क्लास 8 के सब्जेक्ट हिस्ट्री के क्वेश्चन और आंसर करेंगे। कल हमने इसी लेसन के पहले क्वेश्चन से लेकर यानी 5th क्वेश्चन तक सवाल हल किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन 6 क्या कहता है? हाउ डिड द अजम्पशंस ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडियन कंपनी। इसका जवाब जो है, आफ्टर द एग्जम्पशन ऑफ दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी was benefited in several ways as mentioned below। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो बेनिफिट मिले थे उनके कुछ पॉइंट्स नीचे दर्ज झेल में हैं। पॉइंट पहला जो है इसका, यानी कि इट अलाउड द कंपनी टू वेस्ट रेवेन्यू सोर्सेज ऑफ बंगाल। यानी बंगाल से वो बहुत सारे क्या रेवेन्यू टैक्स वगैरह वसूल करे। सेकंड पॉइंट इसका, नाउ द ट्रेड वाज फुली कंट्रोल्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ट्रेड जो थी वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर थी, यानी वो खुद कंट्रोल करती थी। थर्ड पॉइंट जो है, कंपनी यूज्ड द रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया। अब जो इंडिया से वो टैक्स वसूल करती थी रेवेन्यू के, टू फाइनेंस इट एक्सप्रेसिड लाइक टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल। यानी वो परचेज कर सके क्या, कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया। इंडिया से मेंटेन कंपनी ट्रप्स, कंपनी के ट्रप्स को मेंटेन करे एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट ऑफिसेज एंड कलकत्ता। फोर्थ पॉइंट जो है, रेवेन्यू ऑफ बंगाल वाज यूज्ड टू फाइनेंस एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियन गुड्स। क्वेश्चन 5 जो है इसका, 5th नहीं है ये, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7 है, कहता है एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडी अलायंस। इंडियन रूलर्स वेयर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्मेड फोर्स। यानी सब्सिडी अलायंस में ऐसा था कि इंडियन रूलर्स जो थे वो ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मेड फोर्स को अलाउ नहीं किया। उन्होंने नहीं करते थे, अपनी फोर्स उनको अलाउ नहीं थी, नहीं करने देते थे। They were to be protected by the company but had to pay for the subsidy forces that the company was supposed to maintain for the purpose of this protection। और यानी कंपनी जो भी आर्मेड फोर्स थी उनको वो इंडियंस जो थे उनको ज़्यादा फोर्स इंडिपेंडेंस नहीं रखने देते थे ताकि वो अपनी खुद हिफाजत कर सकें कंपनी वाले। इफ़ द इंडियन रूलर्स फेल्ड, अगर इंडियन रूलर्स फेल्ड हो जाते थे, नाकाम हो जाते थे, टू मेक द पेमेंट, उनको पेमेंट देने में, द पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी, जो उनके टेरिटरी हिस्से थे उनमें, was taken away as penalty, तो उनको पेनल्टी के तौर पे वहाँ से हटाया जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इन व्हाट वेज व्हाट वाज एंड व्हाट वे वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडियन रूलर्स। यानी उन कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेशन थे वो किस तरह मुख्तलिफ थे यानी इंडियन रूलर्स के। इसका जवाब जो है,
the administrations of the company was different from that of Indian rulers in the following ways. The company laid down sound administrative systems in India. British territories were broadly divided into administrative units called presidencies. Each presidency was under the charge of the governors, whereas the Indian administrative units was ruled by local zimidars and peasants. The supreme head of the company administration was the governor general, but under the Indian administrative systems, the kings or nawabs was the head of the supreme head. अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है कहता है डिस्क्राइब द चेंज दैट ऑकर्ड इन द कंपनी इन द कंपोजिशंस ऑफ द कंपनी आर्मी. इसका जवाब जो है द चेंज दैट ऑकर्ड इन द कंपोजिशंस of the company's army as under the company begins recruitment. The company begins recruitment for its own army, which came to be known as the Sipahi army. The soldiers of the company were now armed muskets and matchlocks. The British begins to develop a uniform military culture. Soldiers were increasingly subject to European styles, trainings, drills and disciplines. तो ये हमारे लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन जो थे वो ख़त्म हो गया आज. कल इंशाल्लाह हम लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे.